नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। नमस्कार मोना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आगे चर्चा करें अब तक की हेडलाइंस पहले जान लेते हैं। क्रिकेट में भारत ने कल न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से हो रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री कल से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रही है। और हॉकी इंडिया ने 7वें वार्षिक 2024 पुरस्कारों के लिए 32 खिलाड़ियों को नामित किया है। क्रिकेट में भारत ने कल दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप जीतने के 9 महीने बाद भारतीय टीम ने कल चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर होली से पहले देश को दीपावली मनाने का मौका दे दिया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 7 में से 5 विकेट स्पिनर्स ने ही झटके। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए तथा रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। 252 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम एक समय बिना विकेट खोए 105 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी करते हुए शानदार शुरुआत की। अचानक 17 रन के भीतर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने टीम को संभाला। अंत में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर मैच जीत लिया। रविंद्र जडेजा ने जैसे ही विजयी चौका लगाया, भारत तीसरी बार ये ट्रॉफी जीतने वाला एकमात्र देश बन गया। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 76 रन की कप्तानी पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मोना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, तो भारत ने 12 साल का इस बार सूखा खत्म किया। बिल्कुल खत्म किया, और जिसको कहते हैं एक तरह से रिडेम्पशन रहा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि याद होगा 2023 में अहमदाबाद मोटेरा पे जब हम लगातार 10 मैच जीतकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, तो जो पूरे देश में एक मायूसी की लहर छा गई थी, उससे उबरना बहुत जरूरी था। हालांकि हमने T20 विश्व कप जीता था पिछले साल, लेकिन इस टूर्नामेंट से ठीक पहले हम ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरा प्रदर्शन करके आए थे। काफी अटकलें लगाई जा रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर। केएल राहुल टीम में क्यों है, इस पर भी सवाल उठ रहे थे। और जब 5 स्पिनरों को लेकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने उतरने का फैसला लिया, तो काफी सारे सवाल उठाए गए कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम 5 स्पिनर लेके किसी टूर्नामेंट में गए। कल अगर देखिए, कल 7 में से 5 विकेट स्पिनर्स ने ही लिए, और न सिर्फ विकेट लिए, जो बीच के ओवरों में उन्होंने गेंदबाजी की, मतलब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 5 से नीचे की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की, जबकि न्यूजीलैंड के पास स्पिन को बखूबी खेलने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने उनके बल्लों पर अंकुश लगाए रखा, जिससे हुआ ये कि वो गलतियां करते गए, विकेट मिलते गए। और एक फाइनल मैच में जहां हम सोच रहे थे कि 300 के आसपास का स्कोर होगा, वहां टीम को 250 रन पर रोक देना, आधी उपलब्धि तो भारत ने वहीं हासिल कर ली थी। और सोचिए वो कप्तान जिसको लेकर सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बातें हो रही है, टीम में क्यों है रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, इस तरह की बातें हो रही थी। और ऐसे में उन्होंने जाकर जो कप्तानी पारी वहां खेली है, 76 रन बनाए। और जिस फ्लेयर में रोहित खेल रहे थे, वो अक्सर जिन्होंने रोहित की बड़ी बड़ी पारियां देखी, और जब वो कहते हैं कि जब वो बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत हमेशा वो मैच जीतता है, तो कल विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हो गए। लेकिन पूरे टूर्नामेंट का हम अगर एनालिसिस करें तो चाहे कोहली हो, चाहे विराट हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे हमारे स्पिनर्स हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, सबने एक टीम एफर्ट, जरूरत के समय एक खिलाड़ी जरूर खड़ा हुआ। और कल मुझे लगता है कि होली से पहले ही पूरा देश जो है वो इस जीत के रंग में रंग गया हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो खासकर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, उन्होंने उस पर विराम लगा दिया है। और भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना ने भी आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत की और इस जीत का श्रेय पूरी टीम की कड़ी मेहनत को दिया। रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा डिस्पाइट हमारे कुछ बीच में सीरीज जो है टेस्ट मैचेस के उतने अच्छे नहीं रहे और लोगों को काफी जो है
क्रिटिसिज्म करने का मौका भी मिला टीम के ऊपर। तो टीम ने जिस तरह से यहाँ पे सारे मैच जीते, उसको बयां करना अल्फाज में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर टीम एक चैलेंज और नॉकआउट राउंड जब आ जाता है स्पेशली लीग फेज से, तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है और जिम्मेवारियां और बढ़ जाती। कैप्टन जो है वो 20, 25, 26, 28 बना रहे थे, तो उस पर भी हो रहा था कि भाई रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल मैच जब आया, एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर उन्होंने जो है बेहतरीन टीम के सामने, गेंदबाजी के सामने उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। टीम को हैंडल बहुत अच्छा किया, कप्तानी बहुत अच्छी की और टीम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमारी डेप्थ बहुत थी बैटिंग में। हमारे गेंदबाज भी, बल्लेबाजी, जडेजा जो है वो 8 नंबर पे खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर इस टूर्नामेंट में मोस्ट कंसिस्टेंट रहे। विराट कोहली ने भी दिखाया कि क्यों वो वर्ल्ड के बेस्ट चेजर माने जाते हैं। बेहतरीन बल्लेबाज, गेंदबाजी में हमारे स्पिनर और नया बॉलर वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, उसने भी अपना जलवा दिखाया। पहले मैच में डेब्यू में 5 विकेट लिए 42 रन देके न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो एक बेहतरीन टीम थी इस टूर्नामेंट में। बट भारतीय जीत जो है पूरे नेशन को उठा सकती है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और दोनों ही टीमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं। और मोना, आज का जो मैच है काफी क्रूशियल रहने वाला है और खासकर मुंबई चाहेगी कि वो सीधा एंट्री ले फाइनल। बिल्कुल, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है महिला प्रीमियर लीग का कि जो टीम टॉप पे रहती है वो सीधे फाइनल में जाती है और बाकी की जो टीमें हैं वो एलिमिनेटर खेलती हैं। तो यहाँ दोनों टीमों की ये कोशिश होगी कि शीर्ष पर रहे। और अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो गुजरात जायंट्स अब तक 5 बार खेली है मुंबई इंडियंस से, 5 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो वो अपने इस रिकॉर्ड को भी अब तोड़ना चाहेगी कि अब जीत का खाता मुंबई के खिलाफ खोलना बहुत जरूरी है। और मुंबई पूर्व चैंपियन रह चुकी है, इनॉग्रल इवेंट उन्होंने जीता था। हरमनप्रीत कौर जैसी कैप्टन है और एक बहुत अच्छी पारी और बहुत अच्छी कप्तानी की यहाँ उनसे उम्मीद की जा रही होगी। तो एक रोचक मुकाबला, क्योंकि आरसीबी बाहर हो चुकी है, जो सबसे कठिन टीम मानी जा रही थी इन लोगों के लिए, वो बाहर हो चुकी है। तो इनके लिए बहुत आसान सी राह बनती दिख रही है। बिल्कुल, पिछली बार की विजेता रह चुकी है आरसी और यूपी वॉरियर्स भी हो गए हैं। लेकिन जो तालिका में शीर्ष पर रहने वाली तो हमने बताया कि सीधे फाइनल में जाएगी। लेकिन अगर हम इनका पॉइंट टेबल देखें तो गुजरात जायंट्स अभी फिलहाल टॉप कर रहा है और इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान के लिए भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आज का और जो कल का अंत का जो लास्ट लीग मैच है वो बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। बिल्कुल रोमांचक रहने वाला है। और अब चूंकि क्रिकेट का खुमार वैसे ही पूरे देश में है और इसमें अगर महिला प्रीमियर लीग में अच्छे मैच देखने को मिलते हैं तो ये मुझे लगता है सस्टेन करने वाला है। अभी होली तक 15 को फाइनल होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि जो 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं वो फाइनल में पहुंचे। एक बहुत ही अच्छा फाइनल यहाँ देखने को मिले। और उसके बाद भी 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। तो ये जो क्रिकेट फीवर है अभी ये लंबा चलने वाला है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से शुरू हो रही है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन कल अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़, पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, महिला डबल्स में तनिष्का क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली भी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। तो अगर हम अपने बैडमिंटन का देखें तो काफी समय से एक फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत उम्मीदें हैं इस बार। जी, पेरिस ओलंपिक के बाद अगर हम देखें तो बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। पीवी सिंधु चोट के कारण एशियन चैंपियनशिप पीछे नहीं खेल पाई थी और अभी भी वो अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में जिसको कहते हैं वो नहीं है। लक्ष्य सेन फॉर्म में नहीं है। अधिकांश टूर्नामेंट में पहले दूसरे दौर में ही वो बाहर हो रहे हैं और मुझे लगता है जो पेरिस ओलंपिक में पदक के इतने करीब जाकर पदक नहीं जीत पाने का सेटबैक था, उससे वो अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं। फिर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी की बात करें तो अभी उनके फादर की डेथ हुई है, वो उससे उबर नहीं पाए हैं, बहुत कम समय हुआ है। फिर श्रीकांत चिकनगुनिया का शिकार हो गए थे। तो ओवरऑल जो प्रिपरेशन कहते हैं, बड़ा ही प्रेस्टिजियस ये टूर्नामेंट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, एशियन गेम्स के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और अगर हम देखें हमारे पास इतने अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार, एक प्रकाश पादुकोण सर ने जीता था और एक पुलेला गोपीचंद ने 1980 और 2001, बहुत लंबा समय हो गया है। साइना नेहवाल करीब पहुंची थी, लक्ष्य सेन करीब पहुंचे थे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए।
तो यहाँ पर जरूर उम्मीद होगी भारतीयों से कि वो अपने प्रदर्शन में सुधार करें और यहाँ पर कम से कम फाइनल तक तो खिलाड़ी जरूर पहुंचे। हॉकी इंडिया ने अपने 7वें वार्षिक पुरस्कारों के लिए 12 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसके लिए 8 श्रेणियों में 32 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। एक रिपोर्ट। वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2024 सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सविता पुनिया, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, नवनीत कौर, अभिषेक, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया जाएगा। उभरते हुए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को जुगराज सिंह पुरस्कार तथा वर्ष की उभरती हुई महिला खिलाड़ी को असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष के पुरस्कार 15 मार्च को दिए जाएंगे। इसी तारीख को 50 साल पहले सन 1975 में भारतीय पुरुष ने विश्व कप जीता था, जो देश का अब तक का पहला और एकमात्र विश्व खिताब है। इसी साल 2025 में भारतीय हॉकी के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री कल से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रही है। 13 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 250 पैरा एथलीट्स भाग लेंगे, जिनमें लगभग 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शामिल हैं। भारत की अगुवाई पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर करेंगे और उनके साथ भारत के कुछ बेहतरीन पैरा एथलीट शामिल होंगे, जिनमें रवि रंगोली भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और पेरिस पैरालंपिक में 5वें स्थान पर रहे थे। मोना, ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स एथलीट भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन मंच की तरह हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल प्रिपरेशन मंच की तरह है और इसमें सारे भारत के जितने एलीट पैरा एथलीट है वो भाग ले रहे हैं और उनके साथ साथ दुनिया भर से बड़े बड़े एथलीट आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि पैरालंपिक के बाद लगातार ये बात हो रही थी कि भारत में पैरा खेलों के लिए इस तरह के टूर्नामेंटों का आयोजन करना बहुत जरूरी है। और पीछे खेल मंत्री ने भी सारे कॉरपोरेट सेक्टर से आग्रह किया था कि वो पैरा स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, उसके लिए आगे आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही पहल है कि जो ऐतिहासिक प्रदर्शन पैरालंपिक में भारत का रहा है उससे प्रेरित होते हुए, चूंकि लॉस एंजलिस ओलंपिक साइकिल शुरू हो चुका है, ओलंपिक पैरालंपिक साइकिल शुरू हो चुका है, खिलाड़ी सारे तैयारी में लगे हुए हैं और अगर भारत में उनको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके का एक्सपोजर, इस तरीके का टूर्नामेंट मिलता है तो वाकई अगली बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेरिस से और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के आज दूसरे दिन 3 एथलीटों ने नॉर्डिक स्कीइंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बारामूला जिले के तंगमर्ग से जुबैर अहमद लो ने स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये फख्र की बात है एंड महसूस अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर एक एथलीट या खिलाड़ी की ये हमेशा एक चाहत होती है कि वो उसको पोडियम मिले या उसको जीत मिले। तो इस पोडियम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 2008 में मैंने स्टार्ट किया है स्नोबोर्डिंग करना एंड मेरे कोई कोच रहे नहीं है, मैंने जो भी सीखा है खुद से सीखा है। मज़ा आया, मैं एंजॉय किया रेसिंग भी, और जो इवेंट हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म था सभी एथलीट्स के लिए और मेरे लिए भी। इसके अलावा कुसुम राणा और मंजीत ने भी सोने का तमगा हासिल किया। 5वें खेलों शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण गुलमर्ग में कल से शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं और खासकर जब हम शीतकालीन खेलों के लिए बात करते हैं तो ओलंपिक्स में भी हम जगह चाह रहे हैं अपने लिए। जी बिल्कुल चाह रहे हैं और ये पहला इसका जो चरण है वो लद्दाख में हुआ था, वो भी काफी सफल हुआ था और यहाँ पर थोड़ा ये डिले हुआ इसमें क्योंकि बर्फ नहीं गिरी थी जम्मू कश्मीर में, और जब बर्फ गिरी उसके बाद ये शुरू है। और लगातार देख रहे हैं हम कि पहले दिन जिस तरह से भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, काफी सारे पदक जीते थे और अलग अलग सेक्टर से लोग पदक जीतते इसमें आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपको जाते आते बता देते हैं, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर लिया है। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। मोना जी, आप स्टूडियो में आई, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।